अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे कल अली अमीन गंडापुर 10-12 घंटे के लिए उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। दरअसल उनको कहाँ पे ले जाया गया, क्या कहाँ पे रखा गया, क्योंकि बाद में जब अली अमीन गंडापुर वापस गए तो पेशावर हुकूमत के तर्जुमान ने ये कहा कि वो वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग में थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनका जैमर्स की वजह से राब्ता नहीं हो पा रहा था। हकीकत क्या है, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ये जो पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट को पकड़ा गया है, इस हवाले से रियासत की तरफ से और हुकूमत की तरफ से नई पॉलिसी क्या आ रही है कि पीटीआई के लिए अब आइंदा क्या पॉलिसी होगी स्टेट की, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि जनरल फैज़ हमीद का मामला भी अब करीब पहुंचता जा रहा है। जो तहकीकात हैं वो तकरीबन मुकम्मल होने के करीब हैं। कुछ और मज़ीद गिरफ्तारियां हुई रावलपिंडी के कैंट एरिया से, इस पे तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से। कल शाम से ये खबरें चलना शुरू हो गई कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया, पेशावर हुकूमत के जो पहले तर्जुमान हैं या मुशीर हैं इत्तलात के बैरिस्टर सैफ, उन्होंने भी कहा कि वो कल शाम 3 बजे से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ना उनसे रब्ता हो रहा है और ना ही उनके साथ जो 2 और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे रब्ता हो रहा है। सबके मोबाइल बंद जा रहे हैं। फिर मीडिया के ऊपर ये खबरें चलना शुरू हो गई कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बाद में फिर ये कहा गया कि शायद उनकी कोई मुलाकात हुई है केपी हाउस में वज़ीर आला बलूचिस्तान से सरफराज बुगटी से। सरफराज बुगटी के हवाले से ये कहा जाता है कि वो जिस तरह मोहसिन नकवी इस्टेब्लिशमेंट के कार ख़ास हैं, इसी तरह सरफराज बुगटी भी बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और शायद उन्होंने कोई मुलाकात करके वो की है। तो मेरी इतलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर थे इस्लामाबाद के ही एरिया में, रावलपिंडी या कहीं और नहीं ले जाया गया, बल्कि ये जो रेड जोन है उसके करीब करीब ही कहीं इनको रखा गया था। और सवाल ये था कि क्या वाकई उनको गिरफ़्तार किया गया था या कोई उनके ऊपर कोई इस हवाले से ये जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया कि एक वज़ीर आला को कैसे गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो मेरी इतलात के मुताबिक क्योंकि अली अमीन गंडापुर हों या पीटीआई के और दीगर सरकर्दा रहनुमा, ये सब चाहे वो इस टाइम हुकूमत में है या फिर उसके साथ साथ जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, आज़ाद नकलो जो हमल है उनका, ये तमाम तर वो गारंटीज़ दे के आए थे कि वो बिल्कुल अच्छे बच्चे बन के रहेंगे और कोई इस तरह का वो काम के रियासत के ख़िलाफ़ वो नहीं करेंगे जिस तरह 9 में पहले किया था। उस तरह का कोई इक़दामात नहीं होंगे पीटीआई की तरफ से भी और उसके साथ साथ जो ये जितने भी इनके अरकान हैं उनकी तरफ से, और ना ही कभी इस तरह इंसाइटमेंट का वो किया जाएगा। तो ये अपने एक बाकायदा उनको वादा दे के या एक गारंटी दे के आए थे कि वो इस तरह के नहीं करेंगे। लेकिन और फिर बावजूद इसके कि मुख्तलिफ़ जलसों की हुकूमत की तरफ से ये पहले इजाज़त दी जाती थी, फिर कैंसिल दी जाती थी। फाइनली ये हुआ कि इनके साथ बाकायदा एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में इन्होंने कुछ शराइत थी जो रियासत की तरफ से हुकूमत की तरफ से रखी गई थी, वो जो वायलेट किया तो रियासत ने इस हवाले से फिर ये फ़ैसला किया कि ये पहले भी एक गारंटी की वायलेट कर चुके हैं, फिर एक रिटन मुआहदा भी वायलेट कर चुके हैं और फिर उसके साथ साथ जो इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस का जो एलिमेंट ये जो 2 दिन पहले वाले जलसे में संगजानी के जलसे में वो किया गया है, तो उसके बाद अब ये रियासत ने इस हवाले से वो किया। और अली अमीन गंडापुर हों या बाकी जो पीटीआई के अरकान, ये अब फैसला कर लिया गया है कि अब इनके ख़िलाफ़ वो उस तरह की जो एक पहले एक लीनियंसी वो दिखाई गई और उसकी वजह भी ये थी कि शायद अदलिया की तरफ से इनको बार बार रिलीफ मिल रहा था, केसेस में रिलीफ मिल रहा है। जो जलसे कराने के हवाले से भी अदलिया की तरफ से रिलीफ दिया गया। जो इंतज़ामिया कैंसिल करती थी, अदलिया फिर उनको बुला के जलसा करने की इजाज़तनामा देने का फिर से वो अहकामात जारी कर देती थी। तो जो रियासत है जो जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी, सिविलियन गवर्नमेंट भी, ये
सब इन्होंने फिर ये एक फ़ाइनल वो एक टेस्ट केस के तौर के ऊपर ये इनको जो 8 सितंबर वाला जलसा था उसकी इजाज़त दी, लेकिन उसमें शराइत रखी गई। अली अमीन गंडापुर वो वाहिद शख्स था जो कि वज़ीर आला और सबसे ज़्यादा उसने वायलेट किया उस माहदे को और साथ साथ उन गारंटीज़ को जिसके तहत ये वज़ीर आला बने थे या इंतखाबात में इवन हिस्सा भी लिया था। तो उसकी बुनियाद के ऊपर अब ये मेरी इतलात ये हैं कि अली अमीन गंडापुर अब ज़्यादा अरसा तक वज़ीर आला कायम रहना इनका मुमकिन नहीं है। जो कल एक वो किया गया, कल भी इनको इस्लामाबाद और ये जो वो एरिया है जिसमें ये सारे केपी हाउस है, पंजाब हाउस है, या इनके करीब करीब ही रखा गया, इससे ज़्यादा कहीं दूर नहीं लेकर जाया गया और इनसे बड़ी सख्त जो है वो एक टफ़ टाइम दिया गया था इस हवाले से। ना इनको रावलपिंडी ले जाया गया और ना ही जो इस्लामाबाद में पारा का कहा जाता है उधर ले जाया गया, बल्कि साथ ही कोई मारगला का जो है ना उसके करीब करीब ही कहीं रखा गया था। बहरहाल इस पे अब अली अमीन गंडापुर को बता दिया गया है कि क्या हुकूमत और स्टेट की पॉलिसी है और उससे अब थोड़ा सा भी कोई वायलेशन हुई तो नेक्स्ट उस पर वो नहीं होगा और मेरी इतलात के मुताबिक कि अब ज़्यादा अरसा तक चीफ मिनिस्टर रहना भी इनका मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल इस सिर्फ अली अमीन गंडापुर को ही गिरफ़्तार नहीं किया गया, साथ जो पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया और ये सवाल उठाया गया कि ये तो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है कि पार्लियामेंट के अहाते से इनको गिरफ़्तार किया गया है पार्लियामेंटेरियंस को। साथ साथ ये भी कि ये कहा गया कि एक चीफ़ मिनिस्टर को कैसे हब्स बेजा में रखा जा सकता है, क्योंकि कल जो पीटीआई की तरफ से ये जब ये गिरफ्तारियां अमल में आई तो फिर ये फैसला किया गया कि आज के दिन हैबियस कॉर्पस की या हब्स बेजा में रखने की एक पिटीशन दायर की जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन अली अमीन गंडापुर रात गए, वो वापस वैसे ही आ गए थे। जो पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ़्तार किया गया उनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की भी दफ़ात लगाई गई हैं, तो ऑब्वियसली इनको जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसमें भी पेश किया जाएगा। जो ये हुकूमत की तरफ से ये अचानक कोई इस तरह का फ़ैसला नहीं हुआ। मेरी इतलात मैंने कल भी जो अपना प्रोग्राम था वीलॉग दिन को किया था उसमें ये बताया था कि हुकूमत की तरफ से अब वो लीनियंट व्यू नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 9 मई के बाद जिस तरह ये सवाल उल्टा ये कि जो अदालतों की तरफ से कोई मुकदमात के फ़ैसले नहीं हो रहे और उल्टा ये कोसा जाता है कि इनके पास तो कोई सबूत नहीं है और इनके पास कोई इस तरह के शवाहिद नहीं है, इसलिए तो 9 मई के कोई जो है वो ना कोई फ़ैसले हुए और ना ही कोई सज़ाएं दी गई हैं। तो ये एक लीनियंसी या एक नरम रवैया जो रियासत का 9 मई के बाद ख़ास तौर के ऊपर अदलिया की वजह से वो एक सामने आया, तो उसके बाद ये दोबारा से पीटीआई ने अब एक बार जो 8 सितंबर का जलसा था उसमें दोबारा से एक वो ये समझे कि शायद ये रियासत कमज़ोर हो गई और हुकूमत कमज़ोर हो गई है, इस वजह से इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे वो पहले जीएचक्यू के ऊपर अटैक कर लिया उन्होंने या बाकी जितने भी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस थी या मकामात थे उनके ऊपर अटैक किया, उनको जला दिया, उसके बावजूद भी अगर रियासत ने इनके खिलाफ कुछ नहीं किया तो अब भी कुछ नहीं होगा। तो ये वो वजह थी और ये वो सोच थी जिसकी बुनियाद के ऊपर अब मेरी इतलात के मुताबिक ये फैसला किया गया कि अब बिल्कुल नरम रवैया नहीं रखना, चाहे अदलिया की तरफ से जितना भी इनको रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ये जो रियासत है वो अपनी रिट को इस्टेब्लिश करके रहेगी। और यही वो वजह है कि कल जो पार्लियामेंट के अहाते के बाहर ही इनको गिरफ़्तार किया गया। और मैंने कल दिन को जो जियो पाकिस्तान प्रोग्राम है सुबह उसमें भी बताया था और साथ अपने वीलॉग में भी बताया था कि ये हुकूमत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई और फौरी कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। तो ये अब ये एंटी टेररिज्म कोड की और इसके साथ साथ जो एंटी टेररिज्म एक्ट की जो दफ़ात लगाई गई हैं, मेरी इतलात के मुताबिक ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस तक ही महदूद नहीं रहेगा। जो पीटीआई के सरकर्दा वर्कर्स हैं उनके खिलाफ भी क्रैक डाउन होगा। जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो तो वैसे ही अब ये जो एक मैंने जो एक तफसीली वीलॉग किया था कि फायरवॉल के इंस्टॉलेशन के बाद क्या होने जा रहा है, तो ये एक जो रियासत है और हुकूमत है, इन दोनों की तरफ से ये अब फैसला किया गया है कि अब मज़ीद इसके ऊपर कोई बर्दाश्त नहीं की जा सकती और स्टेट जो है वो अपनी रिट हर सूरत में कायम करेगी। तो ये जो एक सवाल उठाया जाता है कि पार्लियामेंट के बाहर कैसे, पार्लियामेंट के अंदर से कैसे गिरफ़्तार किया जा सकता है, जो कल मीडिया के ऊपर फुटेजेस चली वो पार्लियामेंट के बाहर ही इनको गिरफ़्तार किया गया। और साथ साथ ये
جو ایک جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ تو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ پی ٹی آئی کے اپنے دور میں اس طرح کی بے شمار خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. جو پارلیمنٹ لاجز ہیں وہاں سے پارلیمنٹیرینز کو آپ نے یہ فوٹیجز سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہی ہوں گی, جب عمران خان کے دور حکومت میں پارلیمنٹ لاجز پہ دھاوے بول کے پولیس کے ذریعے جو اراکین پارلیمنٹ تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا. جو این ٹی پی ٹی آئی جتنے بھی پارلیمنٹیرینز تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا. اسی طرح جو وزیر اعلیٰ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ یہ وزیر اعلیٰ کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے, تو اس پہ ماضی میں کئی ایسی مثالیں ہیں. ایون یہ جو ایک ریسنٹ موسٹ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی طرف سے اروند کیجریوال, وہ وزیر اعلیٰ تھے دلی کے, لیکن اس کے باوجود ان کو یہ جو نریندر مودی کی حکومت تھی انہوں نے گرفتار کرایا اور وہ جیل سے ہی وہ کرتے رہے, چلاتے رہے. تو یہ جو ایک حکومت اور ریاست جب اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کا یہ تہیہ کر لے اور فیصلہ کر لے, تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے, بارہا دیکھا ہے کہ پھر وہ ہر صورت اس کو قائم کرا کے رہتی ہے. چاہے وہ طالبان کے خلاف جب انہوں نے چیلنج کیا تھا وہ اس طرح حکومت نے آپریشن کر کے ایک وہ کیا تھا, یا ایون پی ٹی آئی کا جو 9 مئی کے بعد عدلیہ کی طرف سے ریلیف دیا جاتا تھا, اور تو یہ جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا تو پھر چاہے عدلیہ کی طرف سے ضمانت بھی ہو جاتی تھی, کوئی دوسرا کیس ڈال کے ان کو جیل کے باہر سے ہی قید کر لیا جاتا تھا. تو یہ اب دوبارہ سے ایک اس طرح کا فیس, لیکن اب یہ میری اطلاعات کے مطابق اس سے کہیں زیادہ سخت جو ہے یہ ایک شروع ہونے جا رہا ہے یہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن, کیونکہ یہ ایک ان کو اپرچونٹی دی گئی تھی 8 سپتمبر کو کہ ایک دفعہ وہ جو ایک تشدد اور انتشار والا جو راستہ ہے اس کو ترک کر کے کوئی مفاہمت کی طرف بڑھیں گے, لیکن یہ الٹا جو ایک ان کی طرف سے جلسے میں اعلانات اور جس طرح تقاریر کی گئی اس سے بظاہر یہی لگا کہ یہ نہ ہی مفاہمت چاہتے ہیں اور نہ ہی یہ اس حوالے سے کوئی مذاکرات کے ذریعے, بلکہ یہ تو طاقت کے زور کے اوپر یہ عمران خان کو بھی چھڑوانا چاہتے ہیں اور باقی اداروں کو بھی اس طرح ٹارگٹ اور ملائن کرتے رہیں گے. تو یہی وہ وجہ ہے کہ اب ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا جو میری اطلاعات ہیں وہ سامنے آئیں گی. بہرحال اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں جنرل فیض حمید کا. کافی دنوں سے میں نے اپڈیٹ اس پہ وہ نہیں دی تھی. میری اطلاعات کے مطابق تقریباً اب جو جنرل فیض حمید سے جو انویسٹیگیشن ہے وہ اب تکمیل کے مراحل میں ہے. اتنا زیادہ ٹائم کہ 12 اگست کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا, اب تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے. وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کیوں نہیں ہے یہ سوال اٹھتا تھا. تو میری اطلاعات کے مطابق ان سے ایک چیز کی انفارمیشن ملتی تو کئی اور چیزوں کی بھی مزید وہ جو انویسٹیگیشن کے دوران سامنے آ جاتی. تو یہ جو انویسٹیگیشن کا ایک وہ تھا وہ بڑھتا گیا, اس کا سکوپ بڑھتا گیا, اس کا دائرہ کار بڑھتا گیا اور مزید سے مزید نئے شواہد اور جو چیزیں سامنے آتی رہی. تو اس بنیاد کے اوپر یہ ایک تو کافی لینتھی ہو گیا اور پھر ساتھ جتنی بھی پوائنٹ آؤٹ ہوتے گئے تو اس حساب سے گرفتاریاں بھی ہوتی رہی. جو میری اطلاعات ہیں 2 دن پہلے بھی راولپنڈی کے کینٹ ایریا سے کچھ جو آرمی آفیسرز تھے جن کا تعلق جنرل فیض حمید سے سامنے آیا. ایون یہ جو پنڈی کا کینٹ ایریا ہے وہاں پہ فیملیز کے ساتھ ہی کچھ فوجی افسران واک کر رہے تھے, ان میں سے ایک کو گرفتار کیا گیا ہے. اس طرح کی گرفتاریاں بے شمار ہو چکی ہیں جو کہ جنرل فیض حمید سے ایسوسیٹڈ تھی. تو یہی وہ وجہ ہے کہ ابھی تک جو فائنل ایک جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا جو کیس ہے یا مقدمہ ہے اس کی باقاعدہ طور کے اوپر وہ کورٹ نہیں بنایا گیا اور نہ ہی ابھی تک وہ اس کی باقاعدہ آغاز ہوا ہے. لیکن اطلاعات یہی ہیں جو میری انفارمیشن ہے کہ بہت جلد اب تقریباً یہ تکمیل کے مراحل میں ہے اور ابھی جو جنرل فیض حمید ہے وہ ان کے خلاف باقاعدہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا وہ ہوگا. لیکن ابھی تک فی الحال یہ جو جنرل فیض حمید ہیں آج کے دن تک بھی کوئی ان کا وکیل سامنے نہیں آیا. ابھی تک کسی نے ان کے جو ڈیفنس کے حوالے سے وہ میں پہلے بھی رپورٹ کر چکا ہوں کہ جو فوج کے اندر سے جو وکلاء ہوتے ہیں جو ان کی جیک برانچ کے جو جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کے وہ تو ویسے ہی تیار نہیں ہے. سویلینس میں سے بھی ابھی کسی کو اپروچ نہیں کیا گیا اور اپروچ نہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو جنرل فیض حمید کی فیملی ہے وہ اس ٹائم بہت زیادہ سٹریس میں ہے. ویسے ہی ان کے جو بھائی ہیں وہ ویسے ہی روپوش ہیں. تو الٹیمیٹلی پھر یہی ہوگا کہ جو جنرل فیض حمید کو خود کہا جائے گا کہ آپ جس کو بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں.
फैमिली की तरफ से अभी कोई किसी लॉयर को इंगेज करने का, क्योंकि एक जो खौफ और जो एक इस तरह की सिचुएशन होती है उसमें फैमिली वैसे ही अंडर स्ट्रेस होती है। तो यही वो वजह है कि फैमिली की तरफ से नहीं वो किया गया। बहरहाल इस पे मज़ीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।